सभी बच्चों का बीसीसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 आरएस 2018 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। उसमें होने को तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन और उनका आंसर हम सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं, लेकिन हमें उस क्वेश्चन के बहाने प्राचीन भारत के जितने भी राजवंश हुए हैं हमें उन सबको क्लियर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो आप देखें कि ये राजवंश दिए हुए हैं और ये उनकी राजधानी है। ये राजवंश हैं और ये उनकी राजधानी दी गई है। शुंग वंश जो है ये इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अगला देखें, सातवाहन वंश। सातवाहन की वंश की जो राजधानी थी वो थी पैठन में। ये देखिए, तो अपना आंसर 2। अगर हमें 2 का ही पता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ए है। तो शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में, सातवाहन वंश की पैठन में, कदम्ब के जो कदम्ब वंश है उसकी राजधानी वनवासी में, और चंदेलों की महुआ में। कदम्ब एक वैसे तो वंश तो है ही, लेकिन ये पेड़ भी होता है और ये पेड़ कहाँ होता है? वन में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कदम्ब की राजधानी वनवासी। तो दोस्तों, होने को तो ये हमारा क्वेश्चन अब 30 सेकंड में हो गया, लेकिन क्या ऐसा करना हमारे लिए यूजफुल है? बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन के बहाने हम हमारे प्राचीन भारत के जितने भी राजवंश हुए हैं हम उन सबको क्लियर करके चलेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो हमारे प्राचीन भारत हैं इनकी कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों महाजनपद काल से, 6वीं शताब्दी से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जब महाजनपद जो है उनका स्टार्ट हुआ, वह द्वितीय क्रांति थी एक तरीके से। पहली क्रांति में जो धर्म थे उनका विकास हुआ, द्वितीय क्रांति में महाजनपदों का विकास हुआ। तो हमारे जो 16 महाजनपद हैं, आप ये जानते हैं कि हमारे 16 महाजनपद हैं। ये 16 महाजनपद हैं, इनकी राजधानी हमें देखनी है। ये महाजनपद हैं, यहाँ पर हम इनकी राजधानी देखेंगे। इन महाजनपदों में सबसे जो फेमस हम पढ़ते हैं वो कहाँ से पढ़ते हैं? मगध का जो साम्राज्य था वहाँ से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर उसके बाद में नंद वंश आया, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे वंश आए जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इन जनपदों को पढ़ना जरूरी है कि इनका विकास कैसे हुआ और कब हुआ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक मानचित्र बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पूरे 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानियां हैं। इनमें अब ये ध्यान करने वाली बात है कि ये सारे के सारे उत्तर भारत में हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। वो एक कौन सा है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों कि दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद कौन सा है? तो वो है हमारा अशमक। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा दक्षिण भारत में स्थित है। महाजनपदों से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम दोस्तों, ये जो महाजनपद हैं इनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इनका उल्लेख मिलता है हमें अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व एक और बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु। ये हो गया दोस्तों बौद्ध ग्रंथ। इसका जो महाजनपदों का वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु में। अगला है जैन ग्रंथ। हमारा जो जैन ग्रंथ है वह है भगवती सूत्र। दोस्तों, ये जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं कि महाजनपदों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है। तो ये तीन हैं जो ग्रंथ हैं, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु ये हैं बौद्ध ग्रंथ के, ये जो भगवती सूत्र है यह है जैन ग्रंथ। दोस्तों अब आप ये देखिए कि ये जो है अंगुत्तर निकाय है महाजनपद का, जिसमें वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय के अकॉर्डिंग उस टाइम दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे, एक तो गणतंत्र और एक राजतंत्र। एक है दोस्तों गणतंत्र और दूसरा है राजतंत्र। हाँ, ये जो राजतंत्र है दोस्तों, इसमें देखते ही हमें क्लियर हो रहा है कि जो राजतंत्र है इसमें जो शासन है वो राजा के द्वारा होता था, और गणतंत्र में जो शासन है वो एक राजा के द्वारा ना होकर एक संघ के द्वारा होता था, संघ के द्वारा। इन दोनों में जो अंतर है वो आप समझ गए दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व विश्व का जो सर्वप्रथम गणतंत्र है वो कौन सा है, वो है वैशाली। जो सर्वप्रथम विश्व का जो पहला गणतंत्र है वो कौन सा है, वो है वैशाली। और देखिए दोस्तों, हमारे इन 16 महाजनपदों में से सिर्फ 2 ही ऐसे हमारे जनपद हैं जिनमें गणतंत्र हुआ करता था। एक तो वज्जी था और एक मल्ल था। पहला है दोस्तों वज्जी और दूसरा है दोस्तों मल्ल। ठीक है, गणतंत्र सिर्फ 2 में मिलता है, और जो राजतंत्र है, ये जो राजतंत्र है दोस्तों ये बाकी के 14 में मिलता है। 14 जनपदों में राजतंत्र है और बाकी के 2 में गणतंत्र है। सबसे पहला जो गणतंत्र है वो वैशाली में था। इनको आप सभी नोट्स बना लें अच्छी तरीके से, और इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से आप उनको समझ सकें। ये जो हमारे राजवंश हैं दोस्तों, इनमें से सबसे जो शक्तिशाली 4 राजवंश थे वो थे मगध, जिसके ऊपर सारे प्राचीन भारत के जो राजवंश हैं वो चलते हैं मगध के ऊपर। फिर है कौशल, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये जो 4 राजवंश थे ये मोस्ट पावरफुल थे, यानी कि सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अब हम देखेंगे इन 16 महाजनपदों की राजधानी। दोस्तों इनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही अच्छी है, जिससे आप इनको दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, सबसे पहले है दोस्तों अंग जनपद। अंग जनपद की राजधानी चंपा है। अंग जनपद की राजधानी क्या है, चंपा। इसको आप याद कर सकते हैं, किसके अंग, ठीक है, ये याद करने की एक ट्रिक है, आप इनको नहीं भूलेंगे। इसका प्राचीन नाम था मालिनी। इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो था मालिनी। ठीक है, क्या नाम था इसका प्राचीन नाम, मालिनी मुंगेर। और ये जो अंग जनपद था दोस्तों इसमें बिहार शामिल था। अंग जनपद में क्या था दोस्तों, उस टाइम बिहार शामिल था, मुंगेर एंड भागलपुर। दोस्तों अंग जनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले शामिल थे। ठीक है, हाँ दोस्तों, अंग जनपद को अगर हम इस मैप में देखें तो देखते हैं कि अंग जनपद एक तरीके से पूर्वी भारत में था। ये अंग जनपद है और ये चंपा इसकी राजधानी है, और ये कहाँ पे था, बिहार में। ठीक है,
आप इसको नक्शे के हिसाब से भी याद कर लें। ये कंबोज और गंधार बिल्कुल आउट में थे, इनको भी पढ़ाएंगे। अगला देखें दोस्तों, मगध। हमारा जो अगला जनपद है वो है मगध जनपद। मगध जनपद बहुत ही फेमस है, जिसके ऊपर सभी राजवंशों ने, प्राचीन राजवंशों ने शासन किया था। मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र। गिरिब्रिज या कहें तो राजगृह। ठीक है दोस्तों, मगध सबसे पावरफुल था, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, गिरिब्रिज या राजगृह इसकी राजधानी थी। ये जो मगध है दोस्तों, इसमें आधुनिक पटना व गया जिला। अंग जनपद में दोस्तों बिहार, बिहार के दो जिले थे, मुंगेर और भागलपुर। ये दो जिले शामिल थे। मगध जनपद में आधुनिक पटना व गया जिला एवं शाहाबाद का कुछ भाग शामिल था। शाहाबाद का कुछ भाग शामिल था। ठीक है दोस्तों, मगध जनपद का जो उल्लेख है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? हमारा क्वेश्चन है कि मगध जो जनपद है इसका सर्वप्रथम उल्लेख मगध जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है, ऋग्वेद में नहीं मिलता। ऋग्वेद में क्या है दोस्तों कि कई बार इसको ऋग्वेद से जोड़ते हैं। मगध साम्राज्य का जो उल्लेख है वो सिर्फ अथर्ववेद में मिलता है, ऋग्वेद में नहीं मिलता। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में दोस्तों कीकट या कीरत जाति का एक शासक था, उसका नाम था प्रमगंध। कीकट या कीरत जाति का एक शासक था प्रमगंध, उसका उल्लेख, इस प्रमगंध का उल्लेख ऋग्वेद में होता है। ऋग्वेद में क्या है दोस्तों कि ऋग्वेद में कीकट या कीरत जाति का एक शासक था प्रमगंध, प्रमगंध जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, और इस प्रमगंध का उल्लेख मगध साम्राज्य से जोड़ते हैं। प्रमगंध का उल्लेख मगध साम्राज्य से जोड़ते हैं, मगध का डायरेक्टली ऋग्वेद से नहीं जोड़ते। एक शासक था प्रमगंध नाम का, उसका जो संबंध है उसका मगध से जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मगध की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगी। घर पर कुछ मेहमान आए थे, तो पिताजी ने कहा कि पुत्र जाओ। घर पर कुछ मेहमान आए थे और कहा कि पुत्र जाओ, पुत्र जाओ और मग में पानी लाओ। ठीक है दोस्तों, मग में पानी लाओ और गिर मत जाना। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि पुत्र जाओ मतलब घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे, तो पिता ने पुत्र से कहा कि पुत्र जाओ और मग में पानी लेकर आओ। तो मगध, मग, पुत्र, गिरी और ग्रह, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों मल्ल। मल्ल दोस्तों, जो मल्ल है वो क्या काम करता है? मल्ल जो है वो कुश्ती करता है। मल्ल क्या करता है दोस्तों? कुश्ती करता है। तो इसीलिए इसकी जो मल्ल जनपद है इसकी राजधानी है कुशीनारा। मल्ल जनपद की राजधानी है दोस्तों कुशीनारा। कुशी मल्ल है जो क्या काम करता है दोस्तों? कुश्ती करने का काम करता है। और मल्ल क्या करता है? कुश्ती करता है, इसीलिए मल्ल की राजधानी कुशीनारा। ठीक है दोस्तों, अगला है काशी। काशी कहाँ पर है ये तो आप जानते ही हैं,
अभी जापान के कुछ दिन पहले पीएम आए थे, उनको काशी में 3 घंटे गंगा आरती दिखाई थी। तो काशी की राजधानी है दोस्तों वाराणसी, वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। इसमें दोस्तों ट्रिक मैं आपको बताऊं, जो ये वाराणसी है, काशी, ये तो आप वैसे जानते ही हैं काशी कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि वाराणसी है जो वरुणा प्लस 80 इसका रूप है, इससे मिली हुई है। वरुणा एक प्राचीन नदी थी जो अब लुप्त हो गई है, और 80 वाराणसी में दोस्तों 80 घाट थे। 80 घाट पर उनको प्रधानमंत्री को जापान से आए हुए थे, उनको आरती दिखाई थे, वो यही था 80 घाट। तो काशी और 80 आप इसको इस तरीके से मैच कर सकते हैं। वाराणसी काशी, यानी कि वाराणसी में क्या है, 80 घाट है, इसलिए उसको वाराणसी बोलते हैं। वरुणा नदी के किनारे 80 घाट, इसलिए बना वाराणसी। तो काशी की राजधानी है दोस्तों ये वाराणसी, इसको आप याद कर सकते हैं, यही ट्रिक है इसकी। 80 घाट तो वाराणसी। अगला देखिए दोस्तों, हमारा अगला है गंधार। गंधार गंधार जनपद की राजधानी के लिए हम दोस्तों आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ये देखिए, काशी की तो हो गई वाराणसी, अगला है गंधार। गंधार की है तक्षशिला। इसके दोस्तों ट्रिक ये है कि जो जब हम सब्जी काटते हैं या फिर गाँव में जब लोग मजदूरी करने जाते हैं, तो अपने जो जैसे किचन में अगर हम काम कर रहे हैं तो चाकू पे अगर धार देनी हो तो उसको क्या करते हैं, पत्थर पर, शिला पर रगड़ते हैं। तो धार कहाँ पे दी जाती है, शिला पर। तो गंधार की राजधानी है तक्षशिला। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए कंबोज। कंबोज, इसकी ट्रिक ऐसी है कि इसको भी आप बोल नहीं सकते। कंबोज यानी कि कंबोज कर, कम मान के चलो आप एक 80 किलो का कोई कट्टा अपने सर पर रख के लेके जा रहे हैं, 80 किलो का वजन अपने सिर पर रख के लेके जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है वजन, तो आप कहेंगे किसी से कि कम बोझ कर, कम बोझ कर। तो कम बोझ यानी कि हटक। कम बोझ, कम बोझ करने के लिए, कम वजन करने के लिए क्या करेंगे, हटाएंगे उसको। ठीक है दोस्तों। तो इसकी राजधानी क्या है, हाटक। हाटक, ये कहाँ है, राजपुर कश्मीर। राजपुर कश्मीर। कंबोज यानी कि कम बोझ कर, यानी कि हटा। हटा कैसे कहेंगे आप कि हटाओ इसको, वजन लग रहा है, तो कंबोज हाटक। ठीक है दोस्तों। ये हमारे अब तक 6 जनपद हो गए हैं, इनको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। अंग, ये देखिए दोस्तों गंधार। गंधार, गंधार पाकिस्तान में स्थित है। ये जो गंधार है दोस्तों, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। इस जनपद में वर्तमान में पेशावर, पेशावर पाकिस्तान में है, पेशावर, रावलपिंडी और कश्मीर का कुछ भाग भी शामिल था। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। तक्षशिला विद्या का केंद्र था, जहां देश विदेश से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। कौटिल्य चाणक्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय का रत्न बताया गया है। इसका अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक रहा। कुषाण शासकों ने यहाँ बौद्ध धर्म, कुषाण शासकों के दौरान यहाँ बौद्ध धर्म बहुत फला फूला, पर बाद में मुस्लिम आक्रमण के कारण इसका पतन हो गया। पाणिनि ने स्वयं गंधार, पाणिनि जो स्वयं गंधार के निवासी थे, गंधार का राजा पोमु कोसाटी गौतम बुद्ध और बिंबिसार का समकालीन था। ये देखें दोस्तों, जो गंधार का राजा था पोम कोसाटी गौतम बुद्ध और बिंबिसार का समकालीन था। उसने अवंती के राजा
अवंती के राजा प्रद्योत से कई युद्ध किए और उसे पराजित किया। ये दोस्तों ये है गांधार की हिस्ट्री। अगला देखें, हमारा गांधार हो गया है। फिर हम देखते हैं, नहीं, इसका आंसर दोस्तों मैंने मेनांडर के 16 सिक्के जहाँ से प्राप्त हुए थे उसमें बताया था कि मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ पर है, विराटनगर में, मैंने बता दिया था। मल्ल हमारा अगला जो हो चुका है वो है दोस्तों मल्ल। मल्ल है दोस्तों, इसकी राजधानी है कोशीपावा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मल्ल जनपद, ये जो मल्ल है, मल्ल गोरखपुर में है। इसकी राजधानी कोशीनारा या कोशीपावा या कुशीनगर है। कोशीनारा, कोशीपावा या कुशीनगर थी। इसका मुख्य धर्म बौद्ध धर्म था। जो मल्ल जनपद है दोस्तों गोरखपुर में, इसका जो मुख्य धर्म था वो था बौद्ध धर्म। बाद में इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। हमारा दोस्तों अगला है, मल्ल जनपद हो गया, गांधार हो गया, अंग जनपद भी हो गया। फिर है हमारा मगध। मगध, ये देखिए दोस्तों, ये है मगध। इसकी राजधानी गिरिब्रज, पाटलिपुत्र, ये इसकी राजधानी थी। ये देखें दोस्तों मगध, ये दोस्तों दक्षिणी बिहार में था। मगध कहाँ पे था? दक्षिण बिहार में था। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगृह या गिरिब्रिज थी। जो मगध है उसकी पहली राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रिज, बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। ठीक है दोस्तों, पहले थी राजगिरी या राजब्रज, बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। बृहद्रथ को इस साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जो मगध साम्राज्य है इसके बारे में हम दोस्तों और भी आगे पढ़ेंगे इस जनपद के बाद में, जब राजवंशों का हम स्टार्ट करेंगे राजवंशों को, तब हम इस बृहद्रथ के बारे में पढ़ेंगे। हम बृहद्रथ को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मगध इस साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु के शासनकाल में शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। यह है दोस्तों हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ये जो हर्यक वंश है इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसके बारे में हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये देखें आप कि जो मगध है दक्षिण बिहार में था। इसकी राजधानी थी राजगृह गिरिब्रिज, तो फर्स्ट राजधानी थी, सेकंड राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं हमारी दोस्तों ये अंग, मगध, मल्ल, काशी यूपी वाराणसी में है। गांधार राजधानी है श्रीवस्ती। श्रीवस्ती या साकेत। कौशल में दोस्तों एक महत्वपूर्ण नगर था अयोध्या। अयोध्या, फैजाबाद। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कौशल दोस्तों अयोध्या, इसकी राजधानी श्रीवस्ती या श्रावस्ती में स्थित थी। अयोध्या इस साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। ये जो अयोध्या थी दोस्तों, इस नगर की एक प्रमुख राजधानी थी। इसमें कपिल वस्तु के शाक्यों का कबीलाई गणराज्य भी शामिल था। बाद में कौशल को अजातशत्रु के द्वारा मगध में मिला लिया। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। हर्यक, जो सब मगध पर एक वंश आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार संस्थापक था हर्यक वंश का। बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों अजातशत्रु। उसने इस कौशल जो जनपद है उसको मगध में मिला लिया था। एक दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कंबोज। जो कंबोज है दोस्तों ये है राजपुर, उत्तर पूर्व कश्मीर में। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर पूर्व कश्मीर में। कंबोज देश का विस्तार, कंबोज देश या जनपद का विस्तार स्थूल रूप से कश्मीर से हिंदुकुश तक था। कश्मीर से हिंदुकुश तक था। हिंदुकुश एक पर्वत भी है, तो कश्मीर से हिंदुकुश तक था। इसकी राजधानी राजापुर या राजपुर, मैंने बताई इसकी राजधानी थी कंबोज के राजापुर या हाटक।
मैंने आपको ये बताया था कि जो कम्बोज है इसकी राजधानी थी कम्बोजकर यानी कि हाटक, हटा, हाटक और फिर राजापुर। कम्बोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। हजारा इस साम्राज्य का महत्वपूर्ण व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र था। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हमें एग्जाम में बहुत परेशान करती हैं, इसलिए मैं आपको इनको एक पूरी पीडीएफ बना के लेके आ गया हूँ। आप इनको याद कर लें, इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लें। ये जो सारा कुछ मैं आपको इस पीडीएफ में बता रहा हूँ, ये मैंने आपको राजधानियों में लिख के बता दिया है। हमारा जो दोस्तों अगला है कौशल की श्रावस्ती या श्रीवस्ती, साकेत, अयोध्या, फैजाबाद इसका एक मुख्य नगर था। अगला क्वेश्चन देखिए, अश्मक। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत के जो 15 जो हमारे 15 राजवंश थे, ये देखिए दोस्तों कि हमारे जो 16 जनपद हैं उनमें से जो 15 जनपद थे वो तो थे उत्तर भारत में, और एक जनपद था अश्मक, ये था दक्षिण भारत में। अश्मक जनपद है दोस्तों, इसकी राजधानी है पोटल, पोटन या पोटनी। इसको हम कैसे याद करेंगे कि मान के चलो कोई कोई एक बाप है जिसका पुत्र बहुत ही नालायक है, उल्टे सीधे काम करता है, तो उसने क्या किया, अपने बाप की अस्मत, अस्मत को आप अस्मत समझिए, अपने बाप की जो अस्मत थी, अस्मत को इज्जत बोलते हैं, तो अपने बाप की अस्मत पोत दी। क्या कर दी? पोत दी। अपने बाप की अस्मत पोत दी। तो अश्मक जो है इसकी राजधानी क्या है? पोटन या पोटनी। इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे। अगला है दोस्तों वज्जी। अश्मक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, अश्मक, अश्मक कहाँ पर था? दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के किनारे। यह राज्य गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। यह दक्षिण यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। यह दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। यह दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। पोटन या पोटली इसकी राजधानी थी। इस महाजनपद के शासक थे इक्ष्वाकु वंश। जो अश्मक था इसके जो शासक थे कौन थे? इक्ष्वाकु वंशीय शासक थे। आधुनिक काल में इसको महाराष्ट्र कहते हैं। आधुनिक काल में इसको महाराष्ट्र कहते हैं। इसको हम मैप में देखते हैं। अश्मक, अश्मक दोस्तों ये रहा। अश्मक को आधुनिक काल में महाराष्ट्र कहते हैं। बौद्ध साहित्य में इस प्रदेश का उल्लेख मिलता है जो गोदावरी के तट पर स्थित था। महागोविंद सूतंत्र में अश्मक के राजा थे। ब्रह्मदत्त का उल्लेख है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अश्मकों का उल्लेख किया है। वायु पुराण में अश्मक नामक राजा का उल्लेख मिलता है। संभवतः इसी राजा के नाम से यह जनपद अश्मक कहलाया। दोस्तों ये थी अश्मक की पूरी कहानी। आज की जो हमारी क्लास है इस जनपद से ही संबंधित होगी। अगला देखिए, अश्मक की राजधानी पोटन या पोटनी, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला देखिए वज्जी। वज्जी की राजधानी है दोस्तों विदेह या मिथिला। मिथिला के विदेह या वैदेही। ये जो मिथिला है दोस्तों, ये वर्तमान में दोस्तों जनकपुर नेपाल में है। ठीक है दोस्तों, मिथिला कहाँ पर है? ये वर्तमान में जनकपुर नेपाल में है।
जो विदेह है दोस्तों ये बिहार के दरभंगा एवं भागलपुर, ये जो विदेह है दोस्तों, मिथिला तो नेपाल में है, लेकिन ये जो विदेह है ये बिहार के दरभंगा एवं भागलपुर जिले का भागलपुर जिले में विस्तृत था। कौन? विदेह। और यहाँ का जो शासक था, विदेह का जो शासक था वो था राजा जनक। आपने रामायण में देखा होगा राजा जनक। नेपाल में है जनकपुरी, नेपाल में जनकपुरी, जनकपुर। जो मिथिला कहाँ पर है? नेपाल में जनकपुर में। ठीक है दोस्तों। और जो विदेह है इसका राजा कौन था? जनक था इसका राजा। इस वज्जी के बारे में हम और थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। ये देखिए दोस्तों, वज्जी उत्तर प्रदेश। वज्जी 8 छोटे छोटे साम्राज्यों का एक संघ था जिसके सदस्य लिच्छवी, ज्ञानत्रिक, वज्जी और विदेह आदि थे। जिसके लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी, लिच्छवी जो साम्राज्य की राजधानी वैशाली में है। लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है? वैशाली में है। और विदेह की राजधानी मिथिला थी। विदेह की राजधानी मिथिला में थी। विदेह के प्रमुख शासक राजा जनक, मैंने ये आपको लिखा है अभी कि विदेह का प्रमुख शासक राजा जनक थे। बाद में वज्जी साम्राज्य को भी मगध में मिला लिया गया था। मैंने जो आपको लिखाया था इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों वज्जी। वज्जी की राजधानी थी विदेह या मिथिला। और ये जो है दोस्तों एक तरीके से यूपी बिहार की सीमा पर है। अगला देखें, हमारा ये देखिए दोस्तों वज्जी हो गया। अगला है अवंती। अवंती जो थी दोस्तों 2 भागों में बटी हुई थी। एक तो थी उत्तरी अवंती, और नीचे की तरफ थी दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती थी दोस्तों इसकी राजधानी थी उज्जैन। ये जो उत्तरी अवंती है दोस्तों इसकी राजधानी थी अब उज्जैन। एवं जो दक्षिणी अवंती है इसकी राजधानी थी माहिष्मती। अभी आपने बाहुबली मूवी में माहिष्मती का जिक्र सुना होगा, माहिष्मती शासन। ठीक है दोस्तों, तो ये वही माहिष्मती है जो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अवंती की है उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती माहिष्मती। इसको तो आप बोलेंगे भी नहीं क्योंकि बाहुबली मूवी लगभग सभी ने देखी है, तो उसमें माहिष्मती साम्राज्य का जिक्र हुआ है। तो ये जो माहिष्मती साम्राज्य है ये दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, अगला है कुरु। कुरु को हम कैसे याद करेंगे कि कुरु यानी कि गुरु, और गुरु हो तो इंद्र जैसा। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी है दोस्तों इंद्रप्रस्थ। हमने अभी दोस्तों देखा था अवंती साम्राज्य, अवंती वंश, तो उसके बारे में थोड़ा देखें। अवंती मध्य प्रदेश, अवंती ये देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, जिसकी राजधानी है दोस्तों उज्जैन एवं माहिष्मती। उत्तरी की उज्जैन एवं दक्षिणी की माहिष्मती। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो देखिए इसके बारे में, अवंती मध्य प्रदेश। अवंती महाजनपद 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। उज्जैनी, और ये देखिए उत्तरी भाग की तो थी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की थी दोस्तों माहिष्मती। उज्जैन यानी कि उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। प्राचीन संस्कृत तथा पाली साहित्य में अवंती या उज्जैनी का कई बार उल्लेख हुआ है। कहां पर उल्लेख हुआ है? प्राचीन संस्कृत तथा पाली साहित्य में। पुराणों के मुताबिक
पौणिक नामक सेनापति ने यदुवंशीय वीतिहोत्र नामक शासक की हत्या करके अपने पुत्र प्रद्योत को अवंती की गद्दी पर बिठाया था। ये देखिए, पुराणों के मुताबिक एक पौणिक सेनापति था, पौणिक का बेटा था प्रद्योत। तो पौणिक नामक सेनापति ने यदुवंशीय शासक था वीतिहोत्र नामक शासक की हत्या करके अपने पुत्र पौणिक ने अपने पुत्र प्रद्योत को अवंती की गद्दी पर बिठाया था। इसके अंतिम शासक नंदवर्धन, अवंती का अंतिम शासक था दोस्तों नंदवर्धन को मगध का शासक था दोस्तों शिशुनाग ने पराजित किया था और इसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था। जब हम वंश पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि किसने किसको सल्टाया, किसने किसको हराया। ठीक है दोस्तों। ये हमारा अवंती हो गया। अगला है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। गुरु हो तो कैसा हो, इंद्र जैसा। ये याद करने की ट्रिक है दोस्तों एक। ये देखिए दोस्तों, कुरु यानी कि थानेश्वर, मेरठ और दिल्ली, इन 3 इलाकों में फैला हुआ था। वायु पुराण के अनुसार कुरु क्षेत्र या कुरु जनपद ये दोस्तों दिल्ली के पास में है। दिल्ली के पास में जो है एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी है। ये देखिए, हम वायु पुराण के अनुसार कुरु क्षेत्र या कुरु जनपद के संस्थापक कुरु थे, जो पुरु वंश के संवत्सर के पुत्र थे। माना जाता है कि 6ठी एवं 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कौरवों को सरकार के गणतंत्र रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोबारा देखिए दोस्तों इसको, कि माना जाता है कि 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कौरवों को सरकार के गणतंत्र रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस साम्राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। भोज और पांचालों के साथ इनका मित्रवत संबंध था। इसमें इतना कुछ खास है नहीं, सारा लिखा दिया है। अगला देखिए, अस्मक का मैंने बता दिया। पोर्टल या पोर्टनी, वज्जी भी आपको बता दिया। अवंती का मैंने बता दिया। उज्जैन, महिष्मती, कुरु, इंद्रप्रस्थ। अगला है मत्स्य जनपद। इसका बताइए दोस्तों क्या है। मैंने आपको मेनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे, वहां से इसको मैंने आपको बताया था कि मत्स्य जनपद की राजधानी मैंने आपको बताई थी। मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। हमने जो आरएस का जो सीरीज स्टार्ट किया उसमें पहला क्वेश्चन हुआ था, उस पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है। वो इसलिए बताया था कि ये जो मत्स्य जनपद की राजधानी है ये बहुत सी एग्जामों में बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैंने उस टाइम ही इसको बता दिया था। मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। ये जो है दोस्तों विराटनगर कहाँ पर है, जयपुर में। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं एक क्वेश्चन बताया था कि मेनांडर के जो 16 सिक्के प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, बीजक की पहाड़ी से। ठीक है, विराटनगर बीजक की पहाड़ी से। अगला है दोस्तों पांचाल। हमारा जो दोस्तों अगला जनपद है वो है पांचाल। ये जो दोस्तों पांचाल है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों अहि छत्रपुर। दक्षिणी राजधानी है इसकी है काम्पिल्य। ठीक है दोस्तों, चाल ऐसी चलो कि उसका जो छत्र है वो कांप जाए। ये है छत्र, अहि छत्रपुर। तो चाल ऐसी चलो कि उसका जो साम्राज्य है वो कांप जाए। चाल, छत्र और कांप, यानी कि चाल ऐसी चलो कि उसका जो छत्र है वो कांप जाए। ठीक है दोस्तों, एक दो बार आप इनको याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे और आप इनको भूलेंगे भी नहीं। इससे पहले आपने देखा होगा कि याद करने में बहुत परेशानी होती थी। अगला देखिए वत्स। हमारा दोस्तों एक था कौशल। कौशल की थी श्रावस्ती। इसकी जो ट्रिक है, वत्स की कौशाम्बी। जो वत्स जनपद था दोस्तों उसकी राजधानी थी कौशाम्बी।
ये है दोस्तों इलाहाबाद बांदा में। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं इतिहास। वत्स, इससे पहले हम देखते हैं पांचाल का, जो अभी पांचाल हमने पढ़ा था। पांचाल की चाल ऐसी चलो उसकी छत्र कांप जाए। पांचाल यूपी में है। पांचाल साम्राज्य को उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल में विभाजित किया गया था। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी दोस्तों अहि छत्र या छत्रवती, तथा दक्षिणी दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। आरंभ में यहाँ राजतंत्र था, जो बाद में स्वतंत्र गणराज्य बन गया। कन्नौज इस साम्राज्य का प्रमुख एक नगर था। पांचाल में दोस्तों एक था प्रमुख नगर कन्नौज। कन्नौज पर एक त्रिगुटीय संघर्ष भी हुआ था, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये देखें कन्नौज इसका एक प्रमुख राजवंश था, प्रमुख नगर था। वो कौन सा था? वो पांचाल जनपद था। इसके बाद में हम देखते हैं, ये देखिए दोस्तों वत्स इलाहाबाद। वत्स कहाँ पर है? इलाहाबाद में। कौशाम्बी, इसके देखिए दोस्तों इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। उदयन इस साम्राज्य का सबसे प्रमुख प्रसिद्ध राजा था। उसने बौद्धत्व को राजकीय धर्म घोषित किया। किसने? वत्स ने। वत्स महाजनपद में उदयन ने बुद्ध को राजकीय धर्म घोषित किया था। जो प्राचीन जमाने में जो कौशल लोग हुआ करते थे, जो थोड़े से समझदार लोग हुआ करते थे, वो कहाँ पर बसते थे? वो नदियों के किनारे बसते थे। कहाँ बसते थे? नदियों के किनारे बस्तियां बसा के रहा करते थे। श्री वस्ती। जो कौशल लोग थे वो बस्तियों में रहा करते थे, बस्ती बसा के रहते थे, अकेले नहीं रहते थे। उसी तरीके से ये हो गया कौशल या कौशल। हमारा अगला है वत्स। इसमें अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वत्स कौशल रहो। वत्स कौशाम्बी से आपको निकालना है कौशल, तो वत्स कौशल रहो। ठीक है दोस्तों, वत्स कौशल रहो। कौशाम्बी, कौशाम्बी को हम कौशल के तरीके से याद करेंगे। अगला है हमारा चेदी साम्राज्य। हाँ, चेदी साम्राज्य की राजधानी है सोथिवती। ठीक है दोस्तों, ये है सोथिवती या शोक्तिमती। ये जो दोस्तों चेदी साम्राज्य है, इसकी जो राजधानी है वो है सोथिवती या शोक्तिमती। इसको देखते हैं। चेदी साम्राज्य यमुना व नर्मदा नदी क्षेत्र। चेदी जो साम्राज्य था वो था यमुना या नर्मदा नदी क्षेत्र में विस्तृत। शोक्तिमती इसकी राजधानी थी। शिशुपाल ने यहाँ शासन किया। बाद में यह कलिंग साम्राज्य का, कलिंग, अशोक ने एक युद्ध किया था कलिंग युद्ध, वहां पर इसका वर्णन हम आगे करेंगे। इसीलिए मैं इस पूरे चैप्टर को, प्राचीन भारत के जितने भी राजवंश हैं इन सबको पहले क्लियर करूंगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमने इसके आंसर आपको बता दिए और अगले क्वेश्चन पर बढ़ गए, तो उसका दोस्तों कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये देखिए, अगर हम आपको इतना बता के रह जाते हैं कि शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है, सातवंश की जो सातवाहन है इसकी पैठन है, कदम्ब वनवासी में है और चंदेल महोबा में है, तो इससे क्या फायदा निकलता आपके लिए? कोई फायदे की चीज नहीं थी। और ऐसा है नहीं, आरएस एक ऐसी एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन कम रिपीट होते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन से संबंधित सिलेबस तो इतना ही है। तो हम ये जो है प्राचीन भारत के राजवंश सारा पढ़ेंगे, तो उससे बाहर तो क्वेश्चन आने से रहा। इस वजह से हम एक यूजफुल वे में हमारा कोर्स सिलेबस करेंगे। ये जो सीरीज है आपकी, राजस्थान कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान की चाहे एसआई की एग्जाम हो, आरएस की हो, चाहे कोई टीचर की एग्जाम हो या फिर एलडीसी वगैरह कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में मैं मत्स्य जनपद की जो जितने भी जनपद हैं इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, चेदी साम्राज्य हो गया, इसमें चेदी वंश की राजधानी, चेदी साम्राज्य महाजनपद की राजधानी थी सोथिवती या शोक्तिमती। हमारा अगला वंश है शूरसेन। शूरसेन जनपद की राजधानी थी दोस्तों मथुरा।
जो शूरसेन जनपद है दोस्तों, इसकी राजधानी है मथुरा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शूरसेन जनपद, यह है दोस्तों शूरसेन। शूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र। शूरसेन महाजनपद उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी मथुरा में थी। इस प्रदेश का नाम संभवतः मथुरापुरी, मथुरा के शासक लवणासुर, ये महाभारत काल में आता है कि लवणासुर, मथुरा के शासक लवणासुर के वधोपरांत शत्रुघ्न ने अपने पुत्र शूरसेन के नाम पर रखा था। अवंतीपुर इसके सबसे प्रसिद्ध राजा थे। दोस्तों मगध साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम दे देते हैं। जनपदों के बारे में, कि जो जनपद हैं, जनपदों के इतिहास की रूपरेखा। जनपदों के इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। ठीक है दोस्तों, महाभारत, ये जो है महाभारत और पुराणों के अनुसार जो मगध एक साम्राज्य था, मैंने आपको बताया था मगध के पुत्र मगध में पानी लेके आ। मगध की राजधानी थी राजगृह, राजगिरी, पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, तो मगध जो राजवंश था, इसका जो प्रथम संस्थापक था वो था बृहद्रथ। मगध का सबसे प्राचीन राजवंश। मगध दोस्तों इस तरीके से था जैसे कि अभी दिल्ली है, दिल्ली में क्या होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं, उसी तरीके से मगध एक साम्राज्य था। उस साम्राज्य के ऊपर जो सबसे प्राचीन राजवंश था, उसमें जो संस्थापक था वो था बृहद्रथ। मगध साम्राज्य का, मगध जनपद का जो प्राचीन राजवंश था, जो सबसे प्राचीन राजवंश था, उसका जो संस्थापक माना जाता है वो है बृहद्रथ। जो बृहद्रथ है दोस्तों, ये वसु का पुत्र था। इसको आप देख लें, ये बहुत कई किताबों में देखने के बाद में ये जानकारी मिली है। आपको पढ़ाने से पहले कई किताबों को पढ़ना पड़ता है, तो आप इन चीज़ों को लिख लें कि जो मगध का जो प्राचीन राजवंश था उसका संस्थापक था बृहद्रथ, और इसका जो फादर था वो था वसु। ठीक है दोस्तों, बृहद्रथ का एक पुत्र था जरासंध। महाभारत काल में आपने पढ़ा ही होगा जरासंध। जरासंध दोस्तों महाभारत काल में श्री कृष्ण के आदेश पर भीम के द्वारा ये मरा। इसको किसने मारा? भीम ने इसको मारा। और जरासंध कब मरा? जब श्री कृष्ण ने इसको आदेश दिया, तब यह भीम के हाथों मारा गया। ठीक है दोस्तों, श्री कृष्ण के हाथों इस जरासंध को भीम के हाथों मरना पड़ा था। ये जो दोस्तों मगध था, सबसे जो प्राचीन शक्तिशाली राजवंश था मगध। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती। ये जो दोस्तों मगध है, इसकी आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिब्रज थे, गिरिब्रज थे। ठीक है दोस्तों, और ये जो गिरिब्रज है ये राजगीर में है, राजगीर में। ठीक है, गिरिब्रज कहाँ पर है? राजगीर में। मगध पर जो अंतिम शासन था, उसका जो अंतिम शासक था रिपुंजय। रिपुंजय, मगध जो दोस्तों एक जनपद था, मगध साम्राज्य था, इसका जो अंतिम शासक था वो था रिपुंजय। इसको आप देख लें, रिपुंजय। इसका एक मंत्री था पुलिक। रिपुंजय का मंत्री था कौन? पुलिक। पुलिक ने इसकी हत्या करके अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया था। पुलिक ने इसकी क्या कर दी दोस्तों? हत्या करवा दी और अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया था। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको कोई परेशानी है इनसे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जनपदों से संबंधित वो मैं आपको अगली क्लास में लेके आऊँगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य पर किन किन शासकों का राजवंश रहा, जो कोई हमारे एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग बाग उनको डर के मारे याद नहीं करते हैं कि बहुत लंबे हैं, याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इन्हें याद करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।